वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं हाई लेवल के मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, विविध शब्द प्रश्न, इस पर बात करने जा रहा हूं। बहुत ही शानदार है, अलग तरह के हैं, आप एंजॉय करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर किसी को समझ में आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आइए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का है, पढ़ता हूं। भानु's ब्रदर इज 3 years elder to him। भानु का भाई उससे 3 साल बड़ा है, 3 years बड़ा है। ओके। His father was 28 years of age when his sister was born। फादर का एज दिया है कि वो 28 years के थे जब भानु की सिस्टर पैदा हुई। His mother was 26 years of age when he was born। भानु was born। भानु जब पैदा हुआ उस समय उसकी मदर का एज 26 years था। His sister यानी भानु की सिस्टर was 4 years of age when his brother was born। जब भानु का भाई पैदा हुआ उस समय उसकी सिस्टर 4 years की थी, यानी 4 साल बड़ी थी। और ऊपर दिया भी हुआ है कि भानु का जो भाई है उससे 3 साल बड़ा है। What are the ages of Bhanu's father and mother respectively when his brother was born? जब भानु का भाई पैदा हुआ उस समय फादर का एज क्या था, मदर का एज क्या था? ये क्वेश्चन देख के लगता है आदमी पजल्ड हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का एक डायरेक्शन होता है। आप थोड़ा गौर कीजिए। हम लोग क्या करें? तो सबसे पहली बात है कि फादर और मदर का एज पूछा है जब भानु पैदा हुआ था। पहले इनका एज है क्या, क्योंकि कहानी तो वहीं से शुरू होगी। आइए बताता हूं। जैसे ही जो मूल बात है उसको आप नोट करेंगे, चीजें दिखाई देने लगेंगी। देखिए, भानु के फादर हैं, इनका एज 28 years है। ठीक है। कब है? जब भानु की सिस्टर पैदा हुई थी। चलिए, जब सिस्टर पैदा हुई थी, सिस्टर वाज बॉर्न। तो भानु की सिस्टर जब पैदा हुई थी तो फादर 28 years के थे और मदर का एज 26 years था जब वो खुद पैदा हुआ था। भानु खुद पैदा हुआ था, यानी भानु का जो जन्म हुआ उस समय उसकी मदर 26 years की थी। ये मूल बात है जहां से कहानी शुरू होगी। हो गया। अब हमें फादर और मदर का एज कब बताना है? जब भानु का भाई पैदा हुआ था। तो भानु के भाई के साथ उम्र के ख्याल से, एज के ख्याल से सिस्टर का क्या रिलेशन है, भानु का क्या रिलेशन है? ठीक है। आइए, भानु's brother is 3 years elder to him। इसका मतलब यह है कि भानु का भाई 3 वर्ष बड़ा है, यानी भानु का भाई 3 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब भानु's ब्रदर तो उसी के लिए यूज कर रहे हैं। 3 years बड़ा है, 3 years बड़ा है, एल्डर है, बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि भानु के जन्म के समय मदर 26 years की थी, तो 3 साल पहले भानु का भाई पैदा हुआ था। उस समय मदर का एज क्या था? -3, यानी कि 23 years। जल्दी बोलिए, ये हमसे पूछा था भानु का भाई जब पैदा हुआ था। और सिस्टर के साथ क्या रिलेशन है? तो यहां लिखा है कि हिज सिस्टर वाज
4 years of age when his brother was born. जब ब्रदर पैदा हुआ उस समय सिस्टर 4 years की थी, 4 years की थी। अगर हम बोलते हैं कि ये ब्रदर है तो ये 4 साल बड़ी है ना, ये सिस्टर 4 साल बड़ी है, यानी कि ब्रदर 4 साल छोटा है। ये क्या होगा, -4 years करेंगे तब ब्रदर का एज निकलेगा। लेकिन हमको इस रूप में लेना है, कि सिस्टर जब पैदा हुई तो फादर 28 के थे। 4 साल बाद ब्रदर पैदा होगा। देखिए 4 साल बाद ब्रदर पैदा होगा तो फादर का एज +4 होके 32 years होगा कि नहीं? बोलिए, यानी फादर का एज 32 years और मदर का एज 23 years, यानी ए आंसर। एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था कि नहीं? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आज मैंने लिया ही है उसी तरह से। इस सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। ए वुमन makes 60 toys in the first hour. Okay. Her efficiency decreases by 25% in the second hour, increases by 40% in the third hour, decreases by 33 and 1/3% in the fourth hour, and increases by 50% in the fifth hour. If she has to work for more than 5 hours, then in which hour the average number of toys produced per hour would be minimum? पहले तो क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या है? इफिशियंसी। तो एक गिवन टाइम में इफिशियंसी होती है, तो दिया तो है 1 hour, 1 hour, 1 hour, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, तो टाइम तो सेम है, तो वर्क के रूप में इफिशियंसी हुआ। 1 आवर में कोई 60 टॉयज बनाए और अगर 50% इफिशियंसी लेस हो जाए तो अगले 1 आवर में हाफ बनाएगा, यानी इफिशियंसी चूंकि टाइम इंटरवल सेम है तो वर्क में चेंज के रूप में देखा जाएगा, इफिशियंसी में चेंज को। लेकिन इसमें एक बड़ी जबरदस्त बात है, 1 ईयर के बाद, 1 आवर के बाद, 2 आवर्स के बाद, 3 आवर्स के बाद, चूंकि काम जो है 5 आवर्स से ज्यादा चला है, तो 1 आवर में जो एवरेज रहा, 2 आवर में जो एवरेज रहा, 3 आवर में जो एवरेज रहा, मिनिमम कब रहा? है ना शानदार क्वेश्चन। आइए बताता हूं। सबसे पहली बात है कि हम वर्क को इस रूप में क्यों न ले लें, उसी तरह से क्यों न ले लें। देखिए ऐसा है कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। सबसे पहली बात है, इसको बांट देते हैं। ऐसे बांट देते हैं। फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर एंड फिफ्थ आवर। फर्स्ट आवर में 60 यूनिट्स वर्क होते हैं। टॉयज नहीं लिखते, समझते हैं, तो इसका एवरेज भी तो 60 ही रहा 1 आवर। सेकंड आवर में 25% रिड्यूस हो गया। देखिए 25% रिड्यूस होने पर 15 रिड्यूस होने पर 45 हो गए। तो
2 आवर्स में एवरेज क्या रहा, एवरेज यहां लिखता हूं, ठीक है, एवरेज। तो ये 2 आवर्स में एवरेज क्या रहा, 52.5। 2 आवर्स, फर्स्ट 2 आवर का एवरेज। थर्ड आवर में देखिए इंक्रीजेज बाय 40%। तो यहां से अगर ये 40% इंक्रीज हुआ, 10% 4.5, 20% 9, यानी 18 इंक्रीज हुआ, तो ये 63 हुआ। थर्ड आवर में 63 टॉयज बनते हैं। अब एवरेज क्या होगा, एवरेज अगर हम लोग एग्जैक्टली ही निकाले तो समझ लीजिए कि 168 होता है, तो बाई 3। चलिए अभी हम बात करते हैं यही एवरेज 3 आवर्स के बाद कितना आएगा। इस 3 आवर्स के बाद, ये 2 आवर्स के बाद था, ये 3 आवर्स के बाद, चलिए 168 सम करने से क्या होगा, आगे हम लोग ऐड भी करते जाएंगे। तो 3 आवर्स के बाद एवरेज क्या होगा, 56। रुक जाइए, फर्स्ट आवर 1 आवर में 60 का एवरेज है, 2 आवर्स में 52.5 है, 3 आवर्स में 56 है। हमको मिनिमम बताना है। फोर्थ आवर में 33 एंड 1/3% डिक्रीज होता है। तो 33 एंड 1/3% डिक्रीज होने का मतलब 1/3 डिक्रीज होना, 1/3 का मतलब 21 डिक्रीज होना, यानी 42 बनता है। 42 यहां निकालने के पहले आइए लास्ट कर ही लेते हैं, और फिर यहां पर 50% इंक्रीज होता है, हाफ इंक्रीज होता है, 21 तो 63 होता है। देखिए 2 आवर्स में 52.5 है, 3 आवर्स में 56 है, 4 आवर्स में फिर कम होगा। 3 में तो होने का सवाल नहीं, जो कि 63 है। देखिए 60, 45, 63, 42, तो फोर्थ में होगा, और फिफ्थ में होने का सवाल नहीं क्योंकि 63 है। तो हमारा आंसर या तो 2 आवर्स सेकंड आवर होगा या फोर्थ आवर होगा। थर्ड होना नहीं है, फिफ्थ होना नहीं है। तो चलिए थर्ड तक तो हम लोग कर भी चुके। फोर्थ में 42, अगर यही हम एवरेज बात करें फोर्थ की, तो 42 चलिए ऐड ही कर देते हैं, तो 210/4 यानी कि 52.5 सेम हो गया सेकंड जैसा, और फिफ्थ में होने का सवाल नहीं है। इसका मतलब यह है कि 2 में टाई हो रहा है, इन द थर्ड आवर, इन फिफ्थ आवर, इन सेकंड आवर, इन फोर्थ आवर, एंड इन सेकंड आवर एंड फोर्थ आवर। बोलिए यानी कि हमारा जो ई वाला ऑप्शन है, इन द सेकंड आवर एंड फोर्थ आवर, आंसर हो गया। फिफ्थ तो देखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि वो तो ज्यादा होगा। फिर भी आइए देख ही लेते हैं। अगर हम बोले फिफ्थ का कि 5 आवर्स के बाद एवरेज क्या होता है, तो 63 है तो 273 हुआ, बाई 5 हुआ, 54.6 हुआ, वो ज्यादा है, जरूरत नहीं है। यानी 2 आवर्स के बाद जो एवरेज है 52.5 वो मिनिमम है, और 4 आवर्स के बाद जो एवरेज है 52.5 वो मिनिमम है, लेकिन दोनों बराबर है, तो हमारा आंसर ई हुआ। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट, अगला सवाल सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का है। इफ ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹6,000 at the rate of P% per annum at SI for 3 years and same amount at T plus 5% per annum at CI for 2 years, and the difference between the two interests is ₹60, then find the value of T in percent. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ऑप्शन मेथड है, बट हाउ टू अप्लाई ऑप्शन मेथड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बताता हूं। सबसे पहली बात यह है
सबसे पहली बात यह है कि डिफरेंस 60, सोचिए जरा कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो ₹6,000 है, तो ₹6,000 है, ओके। और डिफरेंस क्या है? ₹60 है। दैट मीन्स कि ये 1% है। 1% डिफरेंस आना चाहिए। किस में? बताता हूं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, T% पर एनम का रेट है। यहां पर जो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, T प्लस 5% पर एनम का रेट है। और अब ऑप्शन का इस्तेमाल होगा। बताता हूं। सबसे पहली बात यह है, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 25%, टी का वैल्यू जो है वो 25% होगा क्या? मतलब 25 होगा क्या? टी का वैल्यू 25, टी का वैल्यू 25 होगा क्या? आप मुझे बताइए। टी का वैल्यू 25 होगा क्या? तो 3 years में 75% होगा कि नहीं? ठीक है। और 25 है तो 5, 30% के रेट से 2 years में 30, 39, 69%। बोले तो मैं दिखा देता हूं। यानी जो डिफरेंस आया, डिफरेंस की बात करेंगे तो ये कितना आया? 6%। इसलिए नहीं होगा, डिफरेंस होना चाहिए 1%। बोलिए, क्लियर? बी ऑप्शन, टी का वैल्यू ये कैसे है आप समझ रहे हैं? देखिए ऐसे 25 प्लस 5, 30% का रेट होगा तो आपको मालूम है 30 और 30 का 30% 9, 30 स्क्वायर, 2 प्लस के बाद डेसिमल, 900, 2 प्लस के बाद डेसिमल। इसी को हम लोग शॉर्ट में किया करेंगे, ओके। हाँ, तो t इज इक्वल टू 20 होने से 60% होगा ना। 3 years में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 25% के रेट से 25 और 25 बोले 50, 25 का स्क्वायर 6.25 यानी 56.25। निकालने की क्या जरूरत है? ये 1% तो है ही ना, ये हम क्यों निकाले कि ये 3.75% होता है? ये निकालने की जरूरत क्या है? बोलिए, जरूरत है? अच्छा, सी ऑप्शन नहीं होगा। टी का वैल्यू अगर हम लेते हैं 18%, 18 तो 18 इंटू 3 54%। और अगर ये 18 है तो प्लस 5 23 प्लस 23 46 और 23 का स्क्वायर 5.29 तो 46 और 5 51.29%। क्यों निकाले भाई? नहीं होगा डिफरेंस, 1% थोड़े है। डी ऑप्शन, टी का वैल्यू अगर हम 24 लेते हैं तो 72%। 3 years में सिंपल इंटरेस्ट 24 प्लस 5 29 58 एंड 29 का स्क्वायर बोले 8.41 तो 58 29 बोले 58 अब प्लस 8 66.41% बोलेंगे। ये भी नहीं होगा ना। देखिए आराम से देखिए, हट जाता हूं। बोलिए 72 है तो या तो 73 आना चाहिए, नहीं तो 71। नहीं आया तो नहीं होगा, खत्म। मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। और ई ऑप्शन देखिए, टी इक्वल टू 15% के रेट से 3 years में सिंपल इंटरेस्ट 45% और
और 15 यदि है तो 15 प्लस 5 20% के रेट से 20 20 40 और 4 44%। यस, यही होगा, दैट मीन्स 1%। ये सही है, ये आंसर है, इज आंसर। बोलिए, शानदार क्वेश्चन था कि नहीं, बताइए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, बहुत शानदार है, मजा आएगा। Two friends A and B are standing at points P and Q respectively. Okay. A starts moving towards point Q from point P with a speed of x minus 5 km per hour. रुकिए, इसको नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, this is P, this is Q। A यहां से चलता है x minus 5 किलोमीटर पर आवर। Okay. After 2 hours, B starts moving towards P from point Q। यहां से B towards P, x plus 5 kilometer per hour with a speed of x plus 5 kilometer per hour, and they meet at the midpoint of P and Q। midpoint of P and Q। ये 2 hours बाद चलने के बावजूद मिड पॉइंट पर ये पहुंच जाता है। ये मिड पॉइंट बहुत मायने रखता है। ओके, मिड पॉइंट कुछ भी R लिख देते हैं। They meet at the midpoint of P and Q. Find the time taken by A to go from point P to Q if the distance between the point P and Q is 480 किलोमीटर। एक बात है, अगर ये पूरा 480 है तो हम आराम से कहेंगे कि ये मिड पॉइंट है, इसलिए 240 किलोमीटर। दोनों सेम डिस्टेंस तय करते हैं, बस टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स है। यहां से चले मिले 2 आवर्स का अंतर है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग है, इसलिए टाइम अलग है, डिस्टेंस सेम है। मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस तो सेम है, तो स्पीड का रेशियो क्या है? ए एंड बी की हम बात करें तो स्पीड क्या है? स्पीड एक्चुअली क्या है? x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो तो यही हुआ ना, x का जो भी वैल्यू। तो टाइम का क्या होगा? इनवर्स x प्लस 5 इज टू x माइनस 5। बी को टाइम कम लगेगा, जल्दी पहुंचेगा, 2 घंटे का अंतर है। हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस यहां पर क्या है? 10 आवर्स, और एक्चुअल में है 2 आवर्स, यानी 1/5। तो एक्चुअल टाइम निकल गया 1/5 ऑफ x प्लस 5। इसका ये बोल सकते हैं 1/5 ऑफ x माइनस 5, जो चाहे ले सकते हैं। अब एक्चुअल टाइम आपको मालूम है, देखिए स्पीड मालूम है, डिस्टेंस 240 किलोमीटर है, एक्चुअल टाइम इतना आवर, कोई भी एक ले लीजिए। इतने आवर में इस रेट से इतना डिस्टेंस तय होता है फॉर ए। यही बात बी के लिए भी है, वो भी कर सकते हैं आप। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 1200। ये 1225 हुआ जो 35 का स्क्वायर होता है, x का वैल्यू हुआ 35, 1225। इसका स्क्वायर रूट जो कि वो 35 का स्क्वायर होता है, x का वैल्यू मालूम हो गया। अगर x 35 है तो
x का वैल्यू अगर 35 है तो क्या पूछा है, a को जाने में कितना टाइम लगेगा। a का स्पीड क्या हुआ, 35 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से 240 480 पूरा डिस्टेंस पूछा है। 480 किलोमीटर को तय करने में कितना टाइम लगेगा पूरा, यानी ये हुआ 30 यानी कि 16 आवर्स। समझ में आया, बोलिए। ये शानदार क्वेश्चन था कि नहीं, ये सभी 4 क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा। लाइव सेशन भी लूंगा, वीडियो चलते रहेंगे। आप अपने प्रिपरेशन को पूरे जोर शोर से चलाते रहिए। जब भी एग्जाम होना है आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। ऑल द बेस्ट।